बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? आई होप आप खैरियत से होंगे और वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CS11 के शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ 91 टू 95 लेक्चर्स तक, और इसमें जो इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है फाइनल टर्म के लिए वो आपको मैं बताऊंगा। बाकी जो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी आपको साथ साथ बताऊँगा। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें, क्योंकि वीडियोस पे व्यूज़ ज़्यादा होते हैं और लोग सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 91 से। मॉड्यूल 91 में जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो है ग्रीटिंग्स का। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन, ज़ीरो कोड, फंक्शन स्ट्रक्चर। ज़ीरो कोड को अगर हम फंक्शन स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो हम उसमें एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसको हम लैंग्वेज पैथॉन का नाम देते हैं, जो हमने पीछे भी देखा है कि हम पैथॉन लैंग्वेज यूज़ करते हैं ज़ीरो कोड के अंदर। ठीक है, ये MCQs एक आता है कि ज़ीरो कोड के अंदर कौन सी लैंग्वेज जो है ना, कौन सी कन्वेंशन है जो फॉलो की जाती है या यूज़ की जाती है, तो वो कौन सी है? वो पैथॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़ीरो कोड के अंदर अगर फंक्शन स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें पैथॉन का एक कीवर्ड यूज़ होता है जो होता है DEF, डेफ। ठीक है, इसको आप डेफिनेशन भी बोल सकते हो या डेफ बोल सकते हो। ठीक है, पैथॉन कीवर्ड जो है वो क्या है? वो डेफ है। ठीक है, ये फंक्शन स्ट्रक्चर में यूज़ होता है। ये चीज़ होगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डेफ जो है ना वो दिया हुआ आपके सामने स्ट्रक्चर दिया हुआ छोटा सा, ये है वो पैथॉन का जो कीवर्ड है वो दिया हुआ है। ठीक है, नेम जो यहाँ पे ये नेम है ये किसी भी इंटाइटिटी को, किसी भी यूनिट को, यानी किसी भी और पार्टिकुलर वर्ड जो है ना उसको जाहिर कर रहा होता है जो यहाँ पे आना होता है। ठीक है, जिसकी हमने आउटपुट निकालनी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, 5 मार्क्स का और 3 मार्क्स का भी, ठीक है, उसमें ये है कि ज़ीरो कोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन कॉल्ड ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स को हेलो, जो ग्रीटिंग में हेलो मैसेज है ना उसको 3 दफ़ा प्रिंट करना है। इस पे आप ज़ीरो कोड लिखो। इस तरह का क्वेश्चन आता है, और इसका जो आंसर है वो ये हमारे पास जो ये डब्बा है ये बनता है। ठीक है, अब ये डब्बा क्या है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल, पहले तो आपको पता है कि ये जो हमारे पास इतना आया है ये यही है जो हमारे पास पैथॉन कीवर्ड है। इसमें डेफ आ गया, नेम की जगह पे जो ग्रीटिंग्स का यूनिट था हमारे पास जिसका हमने आउटपुट निकालनी है वो आ गया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने काउंट कितनी दफ़ा प्रिंट निकालना है, उन्होंने बोला है 3 दफ़ा निकालना है। ठीक है, अगर वो कहते हैं 5 दफ़ा निकालना है तो कोई इशू नहीं है, जस्ट काउंट के आगे जो है ना वो 5 लिखते हैं जहाँ पे 3 है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है व्हील स्ट्रक्चर या इफ़ स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं। तो क्या है कि जो व्हील स्ट्रक्चर है वो क्या है कि काउंट करना है हमने जो कि 0 से बड़ा है। ठीक है, जो हमारा काउंटिंग का नंबर है वो 0 से बड़ा है। हाँ, बड़ा है बिल्कुल। तो प्रिंट हमने कर देना है हेलो को। ठीक है, हेलो को यहाँ पर उन्होंने बोला है प्रिंट दी मैसेज हेलो 3 टाइम्स। इसको हमने प्रिंट कर देना, काउंट भी हमने लगा लिया है। ठीक है, सारा कुछ हो गया। अब क्या होगा कि काउंट इज़ इक्वल टू काउंट -1, जस्ट इतना लिख देना। ये कितने 5 लाइंस बनती हैं छोटी छोटी, ये आपने लाजमी याद करना है, चाहे इसको रट्टा लगा लें चाहे इसको जो करें। ठीक है, इसको आपने जो ना इस टेबल को, यानी आपके फिंगरप्रिंट्स पे ये टेबल आपको आना चाहिए। ठीक है, ये 5 मार्क का टेबल है आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मिड का सिलेबस था, पिछली दफ़ा 108 लेक्चर्स तक मिड का सिलेबस था, लेकिन ये फिर भी फाइनल के पेपर्स में आता रहा है। क्यों आता रहा है? क्योंकि मिड में से उन्होंने 20% लेना था, तो 20% में एक लॉन्ग आ जाता था या शॉर्ट आ जाता था 3 मार्क्स का, और 2-3 MCQs आ जाते थे। तो ये आपने लाजमी करना है। ठीक है, अब चूँकि ये फ़ाइनल के सिलेबस में होना है तो ये तो लाजमी आएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास अगर हमारे पास 2 अलग कंडीशंस दी हुई हों, लाइक अगर हमारे पास एक कंडीशन है प्रोसेस लोन की, दूसरी है रिजेक्ट एप्लीकेशंस की। ठीक है, एक एप्लीकेशन दी है कि हमें लोन चाहिए, वो प्रोसेस लोन में होगा, और अगर हम उसी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेंगे तो वो रिजेक्ट एप्लीकेशन में होगा। तो ये आपको बताया, अगर 2 एप्लीकेशंस आ जाते हैं तो इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर जो होता है वो यूज़ किया जाता है। व्हील स्ट्रक्चर के अलावा इफ़ एल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो यूज़ किया जाता है, यानी उसमें एक कंडीशन ट्रू होती है, एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है। ठीक है, सिंपल होता है। तो इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर अगर हम इसको देखें प्रोसेस लोन और रिजेक्ट एप्लीकेशन में, तो इफ़ यहाँ पे हम हमारी जो कंडीशन होगी कि हमारी एप्लीकेशन
एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है, ठीक है। अगर तो एक्सेप्ट हुई है तो हमारा प्रोसेस लोन जो है ना वो होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी लोन के लिए जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। और अगर एल्स जो होता है मगर हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई है तो फिर क्या होगा, रिजेक्ट एप्लीकेशन हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो ये जो है ना इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर ये भी आपने याद करना है, ठीक है। इसको भी मैं ना हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये हाईलाइट होगा इधर से, ठीक है। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो इसको आपने लाजमी कर लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास आगे जो लेक्चर्स हैं मॉड्यूल 95 तक, उनमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो पहले अगर हम बात करें एल्गोरिदम डिस्कवरी की, और इसमें द आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग हम बात करेंगे, प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करते हैं। और ये जो आर्ट थी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, ये किसने दी थी, ये हमारे पास एक मैथमेटिशियन था जिसको जे पोलिया इन 1945 इसने दी थी। तो इस पे ना एक एमसीक्यूज़ आता है। एमसीक्यूज़ पता है क्या होता है, एमसीक्यूज़ होता है कि जो वो बंदा जिसने लूज डिफाइंड प्रॉब्लम फेज़ जो है ना सॉल्विंग फेज़ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज़ को डिफाइन किया था, या जिसने वो दिए थे, वो कंसेप्ट दिया था, वो कौन था। तो वो एक मैथमेटिशियन जे पोलिया 1945 में दिया था। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो मैंने 2 लाइंस में हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो इसने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक फ़ेज़ दिया था, वो क्या था, उस 4 फेज़ पे मुश्तमिल था, ठीक है। आपके पास 4 फेज़ हैं यहाँ पे दिए हुए। पहले फ़ेज़ में क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप समझो कि वो प्रॉब्लम है क्या, अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम्स, ठीक है। सेकंड फेज़ होता है कि आपने प्रॉब्लम को समझ लिया है, अब उसको सॉल्व करने के लिए ना एक प्लान जो है ना वो डिवाइस करो, डिवाइस अ प्लान फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ताकि प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो सके। अब जो आपने एक प्लान जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना लिया है कि इस प्रॉब्लम को इस प्लान से सॉल्व करना है, दैन उस प्लान को कैरी आउट करो, ठीक है। थर्ड फेज़ जो है वो क्या है, उसी प्लान को कैरी आउट करो। जो फोर्थ फेज़ है उसमें ये है कि evaluate the solution of accuracy for its potential as a tool for solving other problems। तो इसका जो सोल्यूशन है उसको देखो, उसकी एक्यूरेसी चेक करो, और उससे जो है ना वो नेक्स्ट जो और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करने का टूल जो है ना, यानी उनको जब आप सोल्यूशन को देखोगे तो आपके पास एक क्या कहते हैं स्ट्रक्चर आ जाएगा कि इस प्रॉब्लम को इस तरह सॉल्व करते हैं। तो वो जो आपके पास एक एक्यूरेसी का जो सोल्यूशन आ जाएगा, उसको उसी टूल को उसको एज अ टूल यूज़ करते हुए आपने दूसरी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना होता है। लाइक मैथ के अगर कोई भी एक क्वेश्चन की बात करें, वो भी क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, उसको आपने क्या करना है, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। देन आपको पता चलेगा कि उसमें जो है ना वो कौन सा फार्मूला लग रहा है। अगर आपको लगता है कि आपका फार्मूला लग रहा है जो ना लीनियर इक्वेशन का फार्मूला लग रहा है, तो आपने क्या करना है, वो फार्मूला लगा देना, ठीक है। लगा के देन आपने उसी फार्मूले को फॉलो करना है, ठीक है। उस फार्मूले को फॉलो करना है, थर्ड जो फेज़ है। देन आपने क्या करना है, फोर्थ फेज़ में जो आप वहाँ से जो रिज़ल्ट मिल रहा है आपको, एंड पे जो जवाब आ रहा है, और जो आपने एक पूरा उसको फॉलो किया उस प्लान को, ठीक है, उस फार्मूले को, वो आपने देखना है, उसकी एक्यूरेसी चेक करनी है, और देन उसी को यूज़ करते हुए आपने अदर जो प्रॉब्लम्स होगी उनको भी सॉल्व करना है। तो ये 4 फेज़ पे मुश्तमिल जियोपोलिया का जो ना वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज़ स्ट्रक्चर था, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसको प्रोग्राम डेवलपमेंट में यूज़ करें तो उसके लिए क्या होगा, ये जो मैंने आपको ये 4 बताया ना, ये इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। और इसको आपने याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर इसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज़ को जो ना वो प्रोग्राम डेवलपमेंट में यूज़ करें, ठीक है, प्रोग्राम डेवलपमेंट में, तो क्या सीन होगा इसका। तो इसमें ये होता है प्रोग्राम डेवलपमेंट में, पहले हमने अंडरस्टैंड करना है प्रॉब्लम को, देन हमने गेट एन आइडिया हाउ एन एल्गोरिथम फंक्शन माइट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसमें जस्ट डिफरेंस ये आ जाता है कि ऊपर कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए हम एक प्लान डिवाइस करते हैं, लेकिन अगर प्रोग्राम डेवलपमेंट में हो तो उसमें हम जो एल्गोरिदमिक फंक्शन होगा हमारे पास, जो हमने कोडिंग उसकी लिखनी है उसकी प्रोग्राम की, वो हमने देखना है कि ये प्रोग्रामिंग किस तरह से वर्क करेगी, किस तरह से सॉल्व करेगी इस प्रॉब्लम को सेकंड फेज़ में। और जो थर्ड फेज़ है उसमें हम जो है ना वो एल्गोरिदम बना लेंगे, और उसको जो है ना वो प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करेगा, जो हम एल्गोरिदम या जो कोड हम लिख लेंगे ना उस प्रोग्राम का कोडिंग कर लेंगे, वो थर्ड फेज़ में आ जाएगी। और फोर्थ फेज़ वो सेम ही है कि उसका रिज़ल्ट को देख के उससे रिलेटेड जितनी भी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व किया जाए। तो आपके समझ में ये कॉन्सेप्ट जो है वो आ गया होगा, आई होप। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ये कॉन्सेप्ट है, इसको छोड़ दी, ठीक है। एक दफ़ा आपने पढ़ना है तो पढ़ें, अदरवाइज़ इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो
मॉड्यूल 93 है, इसमें है हमारे पास फुट इन दी डोर। ये भी प्रोग्रामिंग फेज़ में आता है, फुट इन दी डोर, गेट योर फुट इन दी डोर। इस पे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे इस एग्जांपल को हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, ए बी सी डी, उन्होंने 4 है बंदे जिनको ए बी सी डी से उन्होंने कर दिया और वो एक रेस के लिए भाग रहे हैं। जो ए है वो कहता है कि बी जो है ना वो विन कर जाएगा, लेकिन जो बी है वो कहता है डी जो है वो लास्ट पे रहेगा। ठीक है, सी प्रोडिक्ट करता है कि ए वुड बी जो है ना वो थर्ड होगा, और डी कहता है कि जो ए है वो ए की जो प्रोडिक्शन है यानी कि बी विन करेगा वो सही है। तो 4 प्रोडिक्शंस है। हमने क्या करना होता है कि हमने एनालाइज करना होता है शुरू से कि कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें पहले फेज़ की, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि इट शुड नॉट टेक लॉन्ग टू रियलाइज़। यहाँ पे इट शुड नॉट टेक लॉन्ग रियलाइज टू सिंस द प्रोडिक्शन ऑफ ए एंड डी वर इक्विवेलेंट एंड ओनली वन प्रोडिक्शन वाज ट्रू। दोनों में से एक प्रोडिक्शन जो है वो ट्रू होगी। ठीक है, या तो बी विन करेगा या फिर ए जो है ना वो मतलब जो क्या कहते हैं कि ए की प्रोडिक्शन जो है वो ठीक होगी या बी डी की प्रोडिक्शन ठीक होगी। उसके बाद है बोथ ए एंड डी मस्ट बी फॉल्स। हो सकता है दोनों प्रोडिक्शन फॉल्स भी हो जाए। नेदर ए एंड डी वर विनर्स, या दोनों जो है ना, यहाँ पे ये हमारे पास है कि ना तो ए विनर है ना डी विनर है। ठीक है, अब दोनों विनर नहीं है तो क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो हमारे प्रॉब्लम में आ गए हैं कि हमारा फुट जो है ना वो डोर में आ गया, मतलब प्रॉब्लम आ गई हमारे पास। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास प्रोडिक्शंस है। उसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि यहाँ से आप स्टार्ट करें। इफ़ ए प्रोडिक्शन वाज फॉल्स, अगर ए की प्रोडिक्शन फॉल्स है कि बी वुड विन, तो मतलब बी हार रहा है। ठीक है, तो बी डिड नॉट विन एदर एंड द ओनली रिमेनिंग चॉइस फॉर द विनर इज सी। तो सी रह जाता है जो कि विन करेगा, बिकॉज द सी वॉन द रेस एंड सी प्रोडिक्शन वाज ट्रू। सी प्रोडिक्टेड दैट ए वुड बी थर्ड। तो सी क्या है, वुड वन द रेस, एंड उसकी जो प्रोडिक्शन थी कि ए जो है वो तीसरे नंबर पे होगा, तो वो तीसरे नंबर पे होगा। और इसका मतलब है कि दिस मीन दैट द फिनिशिंग ऑर्डर वाज, इस तरह से होगा फिनिशिंग ऑर्डर, या इस तरह से होगा, यानी सी पहले जीतेगा, बी दूसरे पे, ए तीसरे पे और डी चौथे पे, या इस तरह से हो सकता है। ठीक है, इसको ये जो प्रॉब्लम फेज़ है ना, ये जो अभी हम कर रहे थे, इसका मतलब कोई ना तो एमसीक्यूज़ आता है, ना कोई इसका शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसका। ठीक है, तो इसको आपने एक दफ़ा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज़ इसको ज़्यादा इस पर सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये मुश्किल होता है और काफ़ी मतलब जो है ना वो, अगर इसके इन लेक्चर्स की गहराई में चले जाएँ तो हम तो सीएस में रह जाएंगे और मतलब आगे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, इन्हीं लेक्चर्स में फंसे रह जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास मॉड्यूल 94 है, इसमें है एल्गोरिदम डिस्कवरी स्ट्रेटजीज़। ठीक है, वही है चीज़, एल्गोरिदम डिस्कवरी स्ट्रेटजीज़ में क्या है कि यहाँ पे आपने जो चीज़ याद करनी है वो आपने देख लेना है कि प्रोग्राम डेवलपमेंट इज़ नॉट द प्रोसेस, ठीक है, ऑफ सॉल्विंग पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम्स बट रेदर ऑफ फाइंडिंग द जनरल एल्गोरिदम दैट कैन बी सॉल्व टू यूज ऑल इंस्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम्स। जो एक प्रोग्राम डेवलपमेंट है वो क्या है, प्रोग्राम डेवलपमेंट जो है वो पार्टिकुलर प्रॉब्लम को या एक प्रॉब्लम के किसी हिस्से को सॉल्व करने के लिए यूज़ नहीं हो रहा, बल्कि उसमें जो एक जनरल एल्गोरिदम होता है जो कि जितनी भी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ये चीज़ जाहिर की जा रही है कि जो प्रोग्राम सॉल्विंग करना है या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अगर हम उसको एल्गोरिदम की रूप में या अगर हम उसको कंप्यूटिंग के रूप में देखें, तो एक जो प्रोग्राम डेवलपमेंट है, एक प्रोग्राम की जो डेवलपमेंट होती है वो कोई काम सिर्फ एक प्रॉब्लम को या उस प्रॉब्लम के किसी हिस्से को सॉल्व करने के लिए नहीं होती, बल्कि वो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं और उनके जितने भी हिस्से हों, ठीक है, उन सब को एक ही दफ़ा में जो सॉल्व करने की ताकत रखता है एक जनरल एल्गोरिदम होता है। ठीक है, तो ये जस्ट 2 लाइन्स इसमें करनी है। ये डेविड अलाइस वाला जो है ना, ये नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आएगी वहाँ हम इसको अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे ये जस्ट उनके नेम वगैरह लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद 95 जो मॉड्यूल है इसमें हमारे पास आ जाता है यही एल्गोरिदम डिस्कवरी स्ट्रैटेजीज 2 है, और इसमें हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ पहले जो है सबसे पहले कि अगर हम गेटिंग इन द डोर में जो है ना वो अनदर अप्रोच टू गेटिंग इन द डोर इज़ टू, ये इसको ना, ठीक है, अनदर अप्रोच टू गेटिंग इन द डोर इज़ टू अप्लाई स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। ठीक है, यानी अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं तो दूसरी जो अप्रोच हमारे पास है वो है स्टेप वाइज रिफाइनमेंट की।
अब स्टेप वाइज रिफाइनमेंट आपको नाम पढ़ने से पता चल रहा होगा, स्टेप वाइज मतलब स्टेप बाय स्टेप। रिफाइनमेंट मतलब रिफाइनमेंट क्या होता है? साफ़ करना होता है, किसी भी चीज़ को रिफ़ाइन करना है, ठीक है, या उसको टुकड़ों में तकसीम करना है, ठीक है। उसको बड़े टुकड़े को छोटे में, फिर छोटों को और छोटे में, फिर छोटों को और छोटे में, इस तरह करते करते वो स्टेप वाइज रिफाइनमेंट हो जाती है, ठीक है। ये जो टेक्निक है इसमें इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि हम एक ही दफ़ा में जो ना पूरी टास्क को, एन एंटायर टास्क एट वंस, एक ही दफ़ा में पूरी टास्क को हम कंक्योर नहीं कर सकते, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें ये होता है कि हम जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सिर और सब प्रॉब्लम्स में जो है ना वो डिवाइड कर देते हैं। और ये जो आइडिया था ब्रेकिंग दी ओरिजिनल प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स, यहाँ पे एमसीक्यूज ये बनता है कि द आइडिया इज़ दैट द ब्रेकिंग ऑफ ओरिजिनल प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। जो ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, मैंने इसको कर देता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये आइडिया इज़ दैट द ब्रेकिंग द ओरिजिनल प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। स्टेप वाइज रिफाइनमेंट आपको मैंने बता दिया प्रॉब्लम्स को छोटी प्रॉब्लम्स में, फिर उनको और छोटी में, फिर उनको और छोटी में, फिर उनको और छोटी में, जब तक कि वो सॉल्व ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो ये है कि स्टेप वाइज रिफाइनमेंट क्या है, कौन सी मेथडोलॉजी है। तो ये टॉप डाउन मेथडोलॉजी। टॉप डाउन क्यों है? टॉप डाउन नाम से ज़ाहिर करता है टॉप से डाउन की तरफ आती हुई, मतलब कि बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको हम छोटी में तकसीम करते हैं, जो हम डाउन की तरफ आ रहे हैं छोटी में छोटी में छोटी में, इस तरह टॉप डाउन मेथडोलॉजी ये कहलाती है। और इसका जो है ना वो जनरल टू दी स्पेसिफिक होता है, ठीक है। इट प्रोग्रेसेस फ्रॉम दी जनरल टू दी स्पेसिफिक, ठीक है। जनरल मतलब हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम थी, और स्पेसिफिक मतलब हमारे पास जो असल प्रॉब्लम थी, जो छोटी सबसे असल प्रॉब्लम थी वो है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक बटम अप मेथडोलॉजी भी होती है। बटम अप होते हैं यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला जो प्रोसेस होता है वो होता है, और वो इसके कॉन्ट्रास्ट में होता है, मुतज़ाद में होता है। और वो जो प्रोसेस होता है वो स्पेसिफिक टू द जनरल होता है, यानी हमारे पास शुरू में एक प्रॉब्लम होती है जो कि स्पेसिफिक होती है, हम उसको मदद लेके हम ऊपर ऊपर चले जाते हैं, और हमारे पास एक जनरल प्रॉब्लम जो होती है वो आ जाती है। तो ये बटम अप मेथडोलॉजी, टॉप डाउन मेथडोलॉजी, दोनों में डिफरेंस भी आपने याद कर लेना। ये भी याद कर लेना है जो स्टेप वाइज रिफाइनमेंट है वो टॉप डाउन मेथडोलॉजी, और स्टेप वाइज रिफाइनमेंट है क्या, ये चीज़ें याद करनी है इस मॉड्यूल में, ठीक है। तो इसमें इतना ही है जो मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। आई होप आप इसको याद करोगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दे, ताकि आने वाली इस तरह की वीडियोस भी आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।